विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आर्थिक भूगोल कर रहे थे हम, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसमें हम कर रहे थे क्या, विश्व कृषि, वर्ल्ड एग्रीकल्चर। आज हमने करना है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, वर्ल्ड्स मेजर मीडोज, वर्ल्ड्स मेजर मीडोज। उसमें हमने दो प्रकार के घास के मैदान पढ़ने हैं। एक पढ़ने हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरे पढ़ने हमने शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैसे पहचानोगे ग्लोब पर? ट्रॉपिक्स के बीच में जो होंगे, कैंसर कैप्रिकॉर्न के आसपास बीच में, वो होंगे आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ होंगे? ऊपर हायर लैटिट्यूड पर, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में हायर लैटिट्यूड पर। मतलब इधर होंगे शीतोष्ण, कहाँ, ये ग्लोब पर देखिए, इधर शीतोष्ण होंगे, इधर भी शीतोष्ण होंगे, लेकिन ये जो बीच में है ये क्या होंगे? उष्णकटिबंधीय। पहला यही याद करना पड़ता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो भाई देखो, ये अफ्रीका दिख रहा है, सवाना इसके बीच में पड़ रहा है, ट्रॉपिक्स के बीच में है। तो जो यहाँ पर है, तो जैसे सवाना घास के मैदान अफ्रीका में, वेनेजुएला में, ये वेनेजुएला है आपका, यहाँ पे होते हैं लानोज। कौन से? लानोज। ठीक है। फिर ब्राजील में कैंपोज या कैंपास, ब्राजील में कौन से? कैंपास। ब्राजील में है, पैराग्वे में है, अर्जेंटीना में है, उरुग्वे में, ये जो पढ़ते हैं आपके कौन से? कैंपास। ऐसे ही आपके पार्कलैंड, पार्कलैंड जो है वो कहां पर है? साउथ अफ्रीका। पार्कलैंड भी कहां पर है? साउथ अफ्रीका। ऐसे सेल्वास, सेल्वास जो है जंगल, वो कहां पर है? वो भी आपके कहां पढ़ते हैं? उष्णकटिबंधीय हैं। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय अगर हम बोलेंगे तो प्रेरीज, ऊपर ऊपर की तरफ आगे प्रेरीज, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, विश्व की रोटी की टोकरी। प्रेरीज कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध में। पंपास अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना यहाँ नीचे पड़ गया ये, तो पंपास घास के मैदान किस में आ गए? किसमें आ गए? टेम्परेट में आ गए, शीतोष्ण कटिबंध में आ गए। स्टेपीज ये आ गए यूरेशिया में, इधर इधर स्टेपीज जो घास के मैदान है वो कहाँ पड़ गए? यूरेशिया में। यूरोप और एशिया, यूरेशिया बोलते हैं। ऐसे डाउन्स जो हैं बिल्कुल साउथ अफ्रीका के नीचे, यहां पर देखेंगे आप डाउन्स, डाउन्स ये घास के मैदान कहाँ हैं? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स जो है कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, इधर नीचे। तो ये भी किस में पड़ गए? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। वेल्ड जो है वो अफ्रीका में पड़ गए, साउथ अफ्रीका में। बल्कि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया है, यूपीएससी ने एक बार पूछा, जैसे साउथ अफ्रीका में वेल्ड है वैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है? तो डाउन्स है। दोनों ही क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले लोकेशन वाइज देख लीजिए कहां कहां पर किसकी लोकेशन है, उसके हिसाब से उसको बांट दीजिए उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में। क्लियर हो गया? घास के मैदान पृथ्वी के लगभग 20% भाग पर फैले हुए हैं। संसार के घास मैदानों को जलवायु के आधार पर वृहद रूप में दो भागों में विभक्त किया गया है, जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंध को बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है। तो पहला हो गया जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां वर्षा की कम मात्रा के कारण वृक्ष अधिक विकसित नहीं हो पाते हैं, वहां घासों के विकास के लिए अनुकूलतम जलवायु मिलती है, जिसे समग्र रूप में सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? हमने जलवायु में भी पढ़ा, सवाना तुल्य जलवायु, सूडान तुल्य जलवायु। जलवायु और वेजिटेशन का बहुत गहरा संबंध होता है। क्या होता है? एक ही प्रकार की जहां पर जलवायु पाई जाएगी उसी तरह का वेजिटेशन क्या होगा? लगभग लगभग एक जैसा ही होगा। क्लियर हो गया? वस्तुतः सवाना शब्द का प्रयोग एक पूर्णतया विकसित घास आवरण के लिए किया जाता है। यह घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तारित हैं, जिनमें बिखरी हुई झाड़ियां तथा छोटे वृक्ष भी आते हैं। सवाना प्रकार के घास दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में पाए जाते हैं। इनको वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलंबिया और वेनेजुएला में लानोज बोलते हैं। ज्यादा पार्ट पड़ता है वेनेजुएला में। बल्कि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा डी। उसने कहा क्या है ये? तो लानोज, सिल्वाज, कैंपोज, पंपास। क्या? लानोज ऊपर हो गया,
सेल्वास जो है जंगल है, फिर उसके बाद कैंपोज, कैंपोज इधर वाले पार्ट में पड़ गया। अब पंपास कहाँ हो गया, नीचे। पंपास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है। लानोज, सेल्वास और ये जो कैंपोज है ये हो गए उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल। तीन हो गए ट्रॉपिकल, एक हो गया शीतोष्ण टेम्परेट। समझ में आ गया? तो मैंने कहा ये सीडीएस में शायद पूछा गया था या असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया था। एक छोटा सा मैप बनाया साउथ अमेरिका का, लानोस की जगह पे ए लिखा, सेल्वास की जगह पे बी लिखा, कैंपोस की जगह पे सी लिखा और पंपास की जगह पे डी लिखा। उसने कहा इसको मैच करो, बताओ कौन सी जगह पर क्या है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बनाती है। तो कहाँ पे थे भाई हम? हाँ, वेनेजुएला कोलंबिया में लानोस बोलते हैं, ब्राजील में कैंपोस बोलते हैं। ब्राजील का निचला वाला जो पार्ट है वहां पर कैंपोस बोलते हैं, ठीक है। अफ्रीका में पार्कलैंड बोलते हैं, अफ्रीका में क्या बोलते हैं, पार्कलैंड। और अमेजन बेसिन में सिल्वास बोलते हैं। सिल्वास जो है वो जंगल है वैसे, बट बीच बीच में कहीं हो सकता है क्या, घास के मैदान हो सकते हैं। बाकी सिल्वास जो है बायोडाइवर्सिटी, घने जंगल। अच्छा जी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आ जाइए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों को खास ध्यान देना आपने इस लाइन पर। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है जहां महाद्वीपीय जलवायु का विकास हुआ है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान महाद्वीपों के आंतरिक भागों में किन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां महाद्वीपीय जलवायु का विकास हुआ है, ये आंसर होगा। तथा शुष्कता का साम्राज्य, शुष्कता का मतलब शुष्कता अगर मैं बोलूं तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। इनके लैटिट्यूडनल पोजीशन जरूर याद कीजिए, 30 से 45 के बीच में। कहां पर? जबकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, 10 से 25 डिग्री। यहाँ पे हमने पढ़ना है क्या, 30 से 45। अगर मैं पेपर बना रहा होता दो स्टेटमेंट देता, मैं बोलता उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। दूसरा स्टेटमेंट बना के देता, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से 45 डिग्री के बीच में होता है। फिर मैं पूछता कौन सा स्टेटमेंट कौन कौन से सही है, एक सही दो गलत, दो सही एक गलत, दोनों सही दोनों गलत, ठीक है। तो आंसर दोनों सही। इस घास को दो उपवर्गों यानी स्टेपी और प्रेरीज में बांटा जाता है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के दो उपवर्ग कौन से हैं, एक स्टेपी हो गया, एक हो गया प्रेरीज। प्रेरीज हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका वाले साइड में, स्टेपी हो गया आपका यूरेशिया वाली साइड में। क्लियर हो गया? स्टेपी घास अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है जहां 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घास का चटाई नुमा आवरण पाया जाता है। 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घासों का चटाई नुमा आवरण पाया जाता है। प्रेरीज घास की लंबाई स्टेपी से अधिक होती है तथा यह अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्रों में स्थित होने के कारण 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रास के प्रकार के हिसाब से बता रहा है कि इस प्रकार की घासें होती हैं। स्टेपी घास कहाँ है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, बारिश कम होती है, इसका मतलब यहाँ पर है ना। तो 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घास, कितने सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घास चटाई नुमा आवरण पाया जाता है। प्रेरीज में क्या होता है, प्रेरीज में आर्द्र क्षेत्र है, इसका मतलब पानी की ठीक ठाक क्या है, मतलब चाहे बर्फ के रूप में चाहे किसी भी रूप में वहां पर क्या है, पानी की उपलब्धता है। इसलिए वहां पर जो घास है वो 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने, बुग्याल समझ लीजिए, जैसे बुग्याल होता है आपका, ठीक है। आगे, इस घास को उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरोप में स्टेपी, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन 1 नंबर मिलने की संभावना है। अफ्रीका में क्या, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में क्या, डाउन्स। वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार देखे जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। किस प्रकार के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वेल्ड कहां पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में। किस प्रकार के हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्लियर हो गया? अधिकांश घास मैदान मानव क्रियाकलापों का प्रतिफल है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के प्रोड स्थल हैं। मतलब देखो, जैसे प्रेरीज था,
प्रेडीज में क्या होती थी? घास। आज वहां पर क्या उगाया जाता है? गेहूं उगाते हैं। ऐसे ही आपका अन्न भंडार बता रहा है, तो अन्न भंडार गेहूं होगा तो अन्न भंडार भी होगा। हो सकता है अन्य अन्य प्रकार के क्या अन्न भी उगाए जाते हैं। दुग्ध भंडार क्यों? जहां घास होगी वहां पशुओं का चारा होगा, और जहां पशुओं का चारा होगा वहां पशु क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, और क्या होगा? अच्छा दूध देंगे। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, अल्फा अल्फा घास जो कि बड़ी ही पौष्टिक होती है पशुओं के लिए, वो कहाँ पाई जाती है? चेक करो किन घास के मैदानों में पाई जाती है। पंपास में पाई जाती है, अर्जेंटीना। तो जहां अल्फा अल्फा घास होगी वहां पशु को क्या है? चारा मिल रहा है, पशु स्वस्थ होंगे, तो दुग्ध व्यवसाय क्या होगा? अपने आप ही उन्नत होगा, है ना। अब सारा में थोड़े पालोगे आप गाय, सारा में क्या होगा? कैसे पालोगे गाय? नाक फनी के कांटे थोड़े खाती है गाय, है ना। सारा में अगर कोई जीव क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, तो वो ऊंट है। उसको भी जगह जगह पर चाहिए होता है क्या? ओएसिस होते हैं, ओएसिस के अगल बगल घास होती है, तो सूखी घास भी खा लेता है ऊंट तो बेचारा। पानी भी काफी टाइम तक क्या बिना पानी के भी रह लेता है। या अगर आप रन ऑफ कच्छ जैसी जगह पे जाएंगे, वो भी डेजर्ट ही एक तरह से, वहां पर कौन सरवाइव कर सकता है? वहां तो बताते हैं कि ऊंट भी नहीं कर पाता जल्दी से, वहां तो जंगली गधे सरवाइव करते हैं। वाइल्ड आर्ट सेंचुरी है कहां पर? रन ऑफ कच्छ। और रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। नमक और रेत, है ना, नमक ही नमक। चलो, तो जब आप लोगों ने घूमने जाना है कभी जीवन में, जब पैसा होगा, तो तब आपने ऐसी जगहों पर जाना है घूमने के लिए, जैसे रन ऑफ कच्छ आपके लिए नई जगह होगी। आपने जाना राजस्थान, डेजर्ट देखने जाना है। आपने देखने जाना है समुद्र, महासागर देखने जाना है। केरल चले गए, गोवा चले गए। अब क्या हुआ कि आपने क्या क्या टूर बनाया कि कहाँ का, ठीक है पहले उत्तराखंड घूम लीजिए, और आपने कहा जी अब मैं कहाँ जाऊंगा कि मैं हिमाचल जाऊंगा। क्या ऐसे ही तो है? कैसा? जैसा उत्तराखंड है वैसे हिमाचल। आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी वहाँ। नई चीज कहाँ मिलेगी आपको? केरल में। आजकल जाना, पता चलेगा कितना पानी होता है। ठीक है, अगला। स्टेपी घास का सर्वाधिक विकास रूस के चारनोजम मृदा में हुआ है, जिसको हम काली मिट्टी बोलते हैं यहाँ पर, जिसको हम रेगुर बोलते हैं, और जिसको हम बोलते हैं कि कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है। रूस में उस काली मिट्टी को चारनोजम बोलते हैं, ऊपर वाली साइड में। और चारनोजम में क्या है? स्टेपी घास के मैदानों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। अंटार्कटिका में घास परितंत्र का अभाव पाया जाता है। जहां बर्फ होगी वह अंटार्कटिका, है ना, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, या उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉन्टिनेंट, व्हाइट है बिल्कुल, तो वहां घास नहीं मिलेगी आपको। भारत में जलवायु की स्थिति, मृदा तथा वनस्पति के आधार पर 8 प्रकार के घास तंत्र पाए जाते हैं। भारतीय सवाना के प्रमुख घास कौन कौन से हैं? डाइकैथिम है, सहीमा है, फ्रैगमाइट्स है, सैकरम है, सैंक्रम है, इम्पेरेटा है, और लेसियोरस है। जो बॉटनी वाले होंगे शायद उन्होंने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अब हंसने से नहीं होगा ना भाई, खाली पढ़ा है आपने बॉटनी में। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, चलिए। तो भारतीय सवाना के प्रमुख घास कौन कौन सी है? एक है डाइकैथिम, एक है सहीमा, एक है फ्रैगमाइट्स, एक है सैकरम, एक है सैक्रम, एक है इम्पेरेटा, एक है लेसियोरस। ये यहां से क्वेश्चन बन चुका है। यहां से कौन बनाते हैं क्वेश्चन? यूपीएससी बनाती है ऐसे क्वेश्चन, जो कि आपने सुना हुआ ही ना हो। वहां से ऐसे सवाना के सामान्य वृक्ष एवं झाड़ियां प्रोसियस, जिफिस, कैपरिस एकेसिया और ब्यूटिया। झाड़ियों में बता रहा है कौन कौन सी हैं? प्रोसोइस, जिफिस, कैपरिस एकेसिया और ब्यूटिया। ये थोड़ा टफ लगेगा आप लोगों को, जिनका 8 सब्जेक्ट्स हैं उनको टफ लगेगा। बॉटनी वालों के लिए बहुत आसान है, वो अभ्यस्त हैं किस चीज के। हाँ जी, इस तरह के नाम नहीं सुने? पाइसम, सेटाइवम, ब्रेसिका, कंप्रेसिका, ये तो बचपन से सुन रहे होंगे। पाइसम सेटाइवम किसका है? मटर का।
मटर का। और ब्रेसिका कंप्रेसिका, हाँ जी, सरसों का। ब्रेसिका कंप्रेसिका पता नहीं, मुझे भी ऐसा ही याद है हल्का फुल्का, सरसों ही है। एक्वस एक्वस, एक्वस एक्वस, ये जूलॉजिकल नाम है शायद, किसका? गधे का है ये शायद, कंफर्म नहीं हूं मैं। और होमोसेपियंस सेपियंस ये हमारा है। और उत्तराखंड में भी पढ़ना पड़ेगा आपको, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, किसका? बुरांस का। और लोफोफोरस एम्पिजेनस, लोफोफोरस एम्पिजेनस मोनाल का जूलॉजिकल नेम है ये, ठीक है। और मास्कस क्राइसोगास्टर, मस्क डियर का। और ब्रह्मकमल का ससोरिया बेलेटा। तो भाई जब ऐसे नाम याद कर लिए तो ये तो आपके लिए आसानी है। आर्ट वालों के लिए बड़ा कठिन है। जैसे आप लोगों के लिए कौन कठिन है? महाराजस, मैथस, कुषाण, कुयल, कटफिशस, ये बड़ा कठिन है हिस्ट्री वालों के लिए, मतलब जो जिनका हिस्ट्री नहीं है। या चिनकलिज खां, निजामुल मुल्क चिनकलिज खां, आसफ जहां, ये नाम आप लोगों के लिए कठिन है लेकिन हिस्ट्री वालों के लिए आसान है। वो सपने में भी निजामुल मुल्क चिनकलिज खां, आसफ जहां क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ऐसे ही आपने उत्तराखंड में किरमोड एक वो होता है, या जो आपके जो औषधीय वृक्ष हैं उनके भी बॉटनिकल नाम याद करने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, पशुपालन एवं मत्स्यन। भाई पशुपालन एवं, एक बार क्वेश्चन बना कि विश्व की सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? हालांकि हमारी भैंसों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, दूध देने में जो क्षमता है वो उतनी नहीं है जितनी कि अन्य देशों में है। पर संसार की सबसे ज्यादा भैंसें, शायद 50% भैंसें भारत में पाई जाती हैं। देखो तो जरा चेक करना। और बिहार में तो नहीं, कहाँ लगता है वो मेला एक पशुओं का? नाम बताओ जगह का। सोनपुर, सोनपुर का पशु मेला। हाँ, भैंसें बिकती हैं वहां पर, पशु बिकते हैं। तो कहा जाता है कि काली भैंस महंगी होती है और भूरी भैंस सस्ती होती है। और काली मेहंदी लगा के ले आए वो उस पे, भैंस पे बेच दी उन्होंने बड़े महंगे दामों पर की। बाद में नहलाना पड़ता है भैंस को। ज्यादा होंगी भाई भारत में। जैसे भारत 2024 एक किताब है, उसमें उसका डेटा लिखा होगा पूरा। विश्व में सबसे अधिक संख्या में पशुधन समिष्ट यानी इकोनॉमिकल एनिमल पॉपुलेशन भारत में पाई जाती है। सबसे कितने? 57% भैंसें भारत में पाई जाती है। लगाओ। तो विश्व में सबसे अधिक संख्या में पशुधन समिष्ट जो इकोनॉमिकल एनिमल पॉपुलेशन है भारत में पाई जाती है। ब्राजील का इस क्षेत्र में दूसरा और चीन का तीसरा स्थान है। चीन का तीसरा स्थान है। किसी ने देखी है भैंस पाली है? किसी ने पाली है? कोई भैंस में बैठा है? जीवन में जब आपके पास पैसा होगा, मर्सिडीज में बैठने का वो आनंद नहीं है जो भैंस के ऊपर बैठ के चलने का है। कोई बैठा है? बैठे हो? जब वो तालाब से होकर, तालाब से जाती है, उसके ऊपर बैठो, वो आनंद मर्सिडीज में भी नहीं है। और उससे ऊपर गाड़ी कौन सी होती है? रोल्स रॉयल्स, उसमें भी वो आनंद नहीं। डंडी लेकर भैंस के ऊपर बैठने में जो आनंद है, अपने आप को ले जाया करो वहां पर, आनंद लिया करो थोड़ा सा। सेरोटोनिन डोपामिन बढ़ाओ अपने ब्रेन का। पढ़ते पढ़ते इतने सीरियस मत हो जाओ कि जीवन जीना ही छोड़ दो। चलो जी, ब्राजील का इस क्षेत्र में दूसरा और चीन का तीसरा स्थान है। संसार में सर्वाधिक भैंसें भारत में पाई जाती हैं। संसार का सर्वाधिक बकरी भारत में पाई जाती है। चीन का दूसरा स्थान है बकरी में। संसार की सर्वाधिक बकरियां भी भारत में पाई जाती हैं भाई। विश्व में सर्वाधिक भेड़ चीन में। सबसे ज्यादा भेड़ कहां? चीन में, फिर भारत और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। संसार में सुअरों की सर्वाधिक संख्या चीन में पाई जाती है। सबसे ज्यादा सुअर कहां? चीन में पाए जाते हैं। विश्व का सर्वाधिक दूध और दूध से बने पदार्थों का उत्पादक राष्ट्र सबसे नंबर 1 पे भारत है, दूसरे नंबर पे यूएसए है,
तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे चीन और ब्राजील, चीन और पांचवें नंबर पे ब्राजील। ये 2021 का आंकड़ा है। दूध और दूध से बने पदार्थों का उत्पाद सबसे ज्यादा कहां? भारत में। फिर भी नकली दूध, नकली प्रोडक्ट मिलते हैं यहां पर, मिलते हैं। कमाल है नकलचियों का, बिल्कुल फसाई वसाई जो होगा उसका पूरा फसाई का सर्टिफिकेट देके, और क्या बिल्कुल वैसे डब्बे होंगे और अंदर से क्या होगा। पशु मानव की घरेलू, सामाजिक और औद्योगिक सुविधा में उपलब्धि प्राप्ति में सहयोगी रहे हैं। सभी देशों में पशु मांस, ऊन, बाल, फर एवं दुग्ध व्यवसाय का आधार बने हुए हैं। इन पशुओं को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। चौपाए, कैटल्स जो होते हैं, चौपाए मतलब जैसे गाय, भैंस, बकरी, सुअर, जो मनुष्य के भोजन के साधन है। वैसे तो ठीक है, हमारे पूर्वज जो थे वो मांसाहारी थे, फिर बुद्धि का विकास हुआ, आग का आविष्कार हुआ, ठीक है, खेती करना सीखा मनुष्य ने, तो उसके बाद समझ में आया कि यार मांस खाना ही सब कुछ नहीं है। उसके बाद उसने कैसा आहार लिया? सात्विक आहार लिया। फिर इस देश में तो बड़े बड़े संत हुए, अहिंसो परमो धर्मा वाले, उन्होंने कहा हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा ही क्या है, परम धर्म है। लेकिन फिर भी मैंने कहा क्या है, कुछ प्रथाएं आई, बलि प्रथा आई, तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि ये पशु कौन से हैं? गाय, भैंस, बकरी और सुअर। गाय को तो नहीं मारा जाता है, हजारों सालों से गाय यहाँ पर नहीं खाई जाती है, अन्य देशों में खाई जाती है, यूरोपीय देशों में खाते हैं लोग, ठीक है, इस्लामिक देशों में खाई जाती है, लेकिन भारत में गाय को क्या? सुअर, जैसे चीन है नंबर 1 पे है भाई सुअर, तो सुअर खाया जाता है यूरोपीय देशों में, तो डब्बा बंद सुअर बेचता है, वो क्या करता है, पोर्क बोलते हैं उसको, है ना, ठीक है। दूसरे हो गए लद्दू पशु। लद्दू मतलब लादने वाले, जैसे कौन? घोड़े, खच्चर, गधे, बैल, रेंडियर, याक, लामा, ऊंट, हाथी, जो मनुष्य की सवारी और बोझा लादने के काम में लाए जाते हैं। घोड़े, खच्चर, गधे, बैल, रेंडियर। रेंडियर से एक क्वेश्चन आया था कि सेंटा क्लॉज की गाड़ी कौन खींचते हैं? रेंडियर खींचते हैं, कुत्ते नहीं खींचते हैं, ठीक है। वैसे स्लेज जो है वो कौन खींचते हैं? कुत्ते खींचते हैं। रेंडियर भी खींचते हैं, बट सेंटा क्लॉज की जो गाड़ी है स्लेज, उसको कौन खींचता है? रेंडियर। याक, लामा। लामा पर एक क्वेश्चन बना है मेरे ख्याल से, क्या होता है इसके ब्लड में? कुछ स्पेशलिटी होती है, कोई बताएगा मेरे को? जितने भी मैमल्स होते हैं उनके ब्लड में एक विशेषता होती है, उसका एक अपवाद जो है वो लामा होता है शायद, चेक करो तो, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आप इसको, जब ब्लड ग्रुप्स पढ़ते हैं, ब्लड पढ़ते हैं आप, रक्त के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लामा एक उदाहरण आता है। ऊंट, हाथी, जो मनुष्य की सवारी का बोझा लादने के काम में लाए जाते हैं। संसार में सर्वाधिक कैटल स्टॉक भारत में पाया जाता है। भारत नंबर 1 पे, ब्राजील नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे, यूएसए नंबर 4 पे, अर्जेंटीना 5वें नंबर पे। पशुपालन के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? नंबर 1, शीतोष्ण जलवायु वाले स्थानों में जहां तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वर्षा 50 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीमीटर तक हो, वहां पशुपालन उद्योग सुगमता से चल सकता है, क्योंकि ऐसे स्थानों में पशुओं के रहने के लिए बाड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। अतः स्टेपी और भूमध्य सागरीय और समशीतोष्ण प्रदेश इस व्यवसाय के लिए आदर्श क्षेत्र हैं। अगर मैं क्वेश्चन बनाता, मैं बोलता कि पशुपालन के लिए आदर्श क्षेत्र कौन से हैं? नंबर 1 स्टेपी, नंबर 2 भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, और नंबर 3 समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश। 3 याद कर लो, चौथा जो होगा वो आदर्श जगह नहीं है पशुपालन के लिए। बाकी पालने को तो हर जगह पाल रहे हैं। क्या निकला भाई आंसर? लामा में कोई आंसर निकला? नहीं तो क्या है इसके ब्लड में, ऐसी क्या विशेषता है? नहीं नहीं भाई, ब्लड का जब हम अंदर पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज है, केंद्रक होता है, केंद्रक नहीं होता है, कुछ ऐसा कुछ बता रहा है? साइंस में पढ़ेंगे हम लोग, मुझे भी ध्यान नहीं है।
लेकिन वहां से क्वेश्चन बना है, लामा उसका उदाहरण था कि ऐसा कौन सा मैमल है जिसमें ये ब्लड सेल्स में ये नहीं पाया जाता या ये पाया जाता है, कुछ ऐसा था। चलिए मैं आगे बता रहा हूं तब तक। पशुओं के चराने के लिए विस्तृत चारागाह होने चाहिए और पौष्टिक और सस्ता चारा प्राप्त हो सके। इसी कारण उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, यूरेशिया के स्टेपी, अफ्रीका के वेल्ड तथा सवाना, दक्षिण अमेरिका में लानोज, पंपाज, कैंपोज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पशु चराने के लिए विश्वविख्यात है। इन मैदानों में मक्का, जई, राई, अल्फा अल्फा घास चारे के रूप में मिलती है। अल्फा अल्फा आईएएस का क्वेश्चन है, पंपास में मिलता है। वैसे भी अगर आजकल आप जाएंगे ना, उत्तराखंड में भी जाएंगे, बुग्यालों में पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। बुग्याल को क्या कहा जाता है? एक दूध तो आप यहाँ मैदानी इलाकों में पी रहे हो, बुग्याल में चरने वाले पशुओं का दूध पी के देखना, इतना पौष्टिक होता है और इतनी हीट होती है उसमें कि अगर आप बर्फ भी पड़ रही है, एक गिलास दूध पी लीजिए, आनंद आ जाएगा जिसको बोलते हैं। और टेस्ट भी डिफरेंट होगा। क्या होगा? टेस्ट भी डिफरेंट होगा। और वैसे भी वहां के जो पशु हैं वो अब तो खैर मिक्स हो गए, लेकिन जो वहां के पशु हैं वो कैसे हैं? मतलब घरेलू जो यहाँ के लिए यहीं के जो प्रजाति होती है उत्तराखंड की, जैसे टी कप काऊ छोटी सी होती है। टी कप काऊ जो होती है इतना ही दूध देती है जितने में चाय बनता है, 2 किलो 1 किलो दिन भर में, लेकिन पौष्टिक। काले रंग की जो गाय होती है, या बद्री गाय जो होती है, बद्री गाय होती है ना, या जो बकरियां भी होंगी तो यहाँ की थोड़ा अलग टाइप की बकरियां होती है ना। बकरे जो होते हैं वो भी थोड़ा अलग तरह के होंगे। और जो जितना मेहनत करेगा वो उतना क्या होगा? अगर आप एक गाय को गौशाला में बांध के रख रहे हैं, जिस दिन आप लाए थे अब वही है वो, अब थोड़ा सा उसको धूप दिखा रहे हो, एक गाय क्या कर रही, बुग्यालों में चर रही है, इधर उधर जा रही है, फिजिकल कर रही है, तो वो स्वस्थ होगी, उसके दूध की क्वालिटी अलग होगी। चलो भाई अगला। अच्छा जी, स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण हो भाई। आवश्यक दशाएं क्या? पशुपालन के लिए स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण हो जिसमें पशुओं को रोग ना फैले। उष्ण प्रदेशों में बहुधा अनेक जहरीले कीड़े होते हैं जिनके काटने से पशु रोगी हो जाते हैं। जैसे ब्राजील में बर्नी मक्खी पशुओं को काटती है, पशु बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसी सीसी मक्खी कहां पर? अफ्रीका में। टीएससी होती है इसकी स्पेलिंग, क्या होती है? टसी मत पढ़ना, सीसी, टी साइलेंट होता है, सीसी मक्खी। स्लीपिंग सिकनेस होती है इसके काटने से, है? सीसी मक्खी। यह दोनों ही घातक मक्खियां हैं। इस कारण उष्ण और आर्द्र कटिबंधों में पशुओं की संख्या कम पाई जाती है। उष्ण और आर्द्र कटिबंधों में पशुओं की संख्या कम पाई जाती है। उत्तराखंड में भी देखिए कई बार जोंक चली जाती है पशुओं की नाक में, बड़े परेशान हो जाते हैं पशु, है ना, बड़ी समस्या हो जाती है उनके नाक, मतलब पानी पी रहे होते हैं, जोंक अंदर चली गई, जोंक चली गई तो पूरा ब्रेन तक पूरा इतना ब्लड वो कर देती है कि पूछो मत। पशु बेचारा क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है, वो बोल भी नहीं पाता मालिक को कि जी मेरी नाक में जोंक चली गई, है ना। तो फिर जो पशुपालक होते हैं वो समझते हैं कि इसका व्यवहार अलग क्यों हो रहा है, तब जाके क्या करते हैं, वो घरेलू उपाय करते हैं। जोंक का एक ही उपाय होता है, नमक या तंबाकू, या तो उस पर नमक डाला जाता है या क्या करते हैं, तंबाकू डाल देते हैं। चलो जी, पीने के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए, विरल जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, उत्तम नस्ल के पशु होने चाहिए, उत्तम नस्ल के पशु। क्लियर हो गया? अगर माना आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि आर्द्र और उष्ण कटिबंधों में पशु पालन के लिए आदर्श दशाएं क्यों नहीं है, तो आपने बोलना है वहां पर क्या होता है, क्या होता है भाई? जहरीले कीड़े होते हैं, अनेक प्रकार के कीट पतंगे होते हैं जो कि पशुओं को रोग फैला सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन। दुग्ध व्यवसाय के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। नंबर 1 यूरोप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जैसे फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। दुग्ध उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 यूरोप का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उसमें कौन कौन आते हैं? फ्रांस आता है, नीदरलैंड आता है, डेनमार्क आता है, स्विट्जरलैंड आता है, इंग्लैंड आता है। दूसरा हो गया उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट तथा उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट, उसके बाद उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और
न्यूजीलैंड। ये दुग्ध उत्पादक के बड़े क्षेत्र हैं। भारत, अमेरिका तथा पाकिस्तान क्रमशः विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश हैं। संसार में दूध और दूध से बने पदार्थों के प्रमुख निर्यातक राष्ट्र न्यूजीलैंड, यूएसए, बेलारूस, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, यूएसए, बेलारूस और ऑस्ट्रेलिया। नीदरलैंड का एडाम पनीर विश्व प्रसिद्ध है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। एडाम पनीर कहां का है? आंसर नीदरलैंड का। नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच कहां के निवासी थे? नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे। वर्ष 2020 में कुल दुग्ध पाउडर के सबसे बड़े निर्यातक राष्ट्र क्रमशः न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात थे। गर्नशी गाय के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यह कहीं किसी पीसीएस का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा फैट किस गाय के दूध में पाया जाता है? आंसर गर्नसी गाय। ग न नौ के ऊपर र लगाना है, शेर वाला श, उसमें बड़ी ई की मात्रा। गर्नसी गाय। गर्नसी गाय के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 5%। कितना? 5%। यानी जिसके पास गर्नसी गाय होगी वो मलाई से घी बना देगा घर में। क्या बना देगा? ऐसे करके याद करना चाहिए। मैं बीच में इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करता हूं, वाक्यों का, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। वैसे तो अब क्योंकि आप लोग फिजिकल नहीं करते हैं, तो मार्केट में जो दूध आते हैं सिंगल टोन, डबल टोन, फुल क्रीम, तो हम लोगों को फुल क्रीम नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिजिकल नहीं है हम लोगों का। ठीक है। एज के हिसाब से जो बड़े उम्र के लोग होते हैं उनको सिंगल टोन, डबल टोन देना चाहिए, कारण उसमें से क्रीम निकली भी रहती है, फैट कम होता है उसमें। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक दूध वाली गाय तथा भैंस की नस्ल जो है वो होल्स्टीन, फ्रिजियन और मुर्रा। सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली गाय है उसका नाम है होल्स्टीन। उसका नाम क्या है? होल्स्टीन फ्रिजियन। होल्स्टीन भी याद करोगे चल जाएगा काम। होल्स्टीन फ्रिजियन। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो भैंस है वो कौन सी है? मुर्रा। कौन सी भैंस? मुर्रा भैंस। दूध उत्पादक पशुओं में सर्वाधिक वसा भदावरी नस्ल की भैंस में पाई जाती है। भदावरी नस्ल 12 से 14% भैंस में पाई जाती है। कौन सी? भदावरी नस्ल की जो भैंस होगी उसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। गाय में गर्नसी गाय। गर्नसी गाय के दूध में 5% पाई जाती है। भैंस के दूध में, इसमें भदावरी नस्ल की भैंस के उसमें 12 से 14%। इसीलिए आपने देखा होगा जो पुराने लोग थे वो अपने बच्चों को बोलते थे कि भैंस का दूध मत पिलाओ। क्या पिलाओ? गाय का पिलाओ। तो क्या होता है कि गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है भैंस के दूध की अपेक्षा, और क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो भैंस के दूध में नहीं पाए जाते। भैंस का जो, गाय का जो घी होता है वो औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हल्के पीले रंग का होता है। भैंस का दूध, जो भैंस का जो घी होगा दूध का, वो व्हाइट रंग का होगा। दोनों के रेट भी अलग होंगे। क्या रेट है? ऐसी बात कर रही हो? अरे 1200 रुपए रेट चल रहा गाय के। पैक्ड वाला छोड़ो, ऊपर पहाड़ में जाओ। कठिन होता है भाई, बहुत सारा जमा करना पड़ता है तब जाके एक डब्बा घी निकलता है 1 किलो। ठीक है भाई, आगे। मांस उत्पादन, मीट प्रोडक्शन। मांस की प्राप्ति के लिए मुख्य पशु गाय, बछड़े, सुअर, भेड़, बकरी हैं। इन्हें विकसित देशों में अधिक पाला जाता है। इनके लिए चारा, मक्का, चुकंदर, आलू विशेष रूप से बोया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन STAT नंबर 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील कुल मांस में क्रमशः सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र थे। सबसे बड़ा मांस उत्पादक राष्ट्र कौन? चीन। दूसरे नंबर पे कौन? USA। तीसरे नंबर पे कौन? ब्राजील। IAS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, USA विश्व का सबसे बड़ा सुअर मांस, पोर्क जिसको बोलते हैं, का निर्यातक, और चीन सबसे बड़ा आयातक देश है। चीन सबसे बड़ा, जबकि चीन, जापान और मैक्सिको क्रमशः संसार के सबसे बड़े कुल मांस आयातक राष्ट्र हैं। शिकागो
यूएसए मीट पैकिंग सेंटर है बहुत बड़ा भाई, शिकागो, वही विश्व धर्म संसद, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, 10-11 सितंबर 1893, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, महाराजा खेचड़ी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जिन्होंने नाम रखा, तो वही शिकागो, जिसको विंडी सिटी बोलते हैं, जिसको धूम्र नगर बोलते हैं, जो किस झील के किनारे है, सुपीरियर मिशिगन झील के किनारे है, ठीक है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और बावेम टाउन्सविले ये ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व के प्रमुख मांस मंडी, विश्व की प्रमुख मांस मंडी। तो एफएओ एस्टेट के नवंबर 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में चीन, यूएसए, ब्राजील क्रमशः चिकन यानी पोल्ट्री मीट में शीर्ष उत्पादक राष्ट्र थे। चिकन में भी कौन? चीन, यूएसए, ब्राजील। और वो कल्चर आपके यहां भी आ गया, ठीक है। पहले क्या करते थे, ताजा ताजा लाते थे, उसको बनाते थे, उबालते थे, जो भी है उसको खाते थे यहाँ के लोग। फिर धीरे धीरे एक ऐड आया, उसमें गाड़ी पलट गई, फिर भी लोग खा रहे थे। मैं नाम नहीं बोलूंगा ना, खुद समझ जाइए, समझ गए? हाँ, आजकल बड़े बड़े मॉल्स में आप जाते हो, आजकल बच्चों की पहली पसंद क्या है? वही है, जो मांसाहारी बच्चे हैं उनकी पहली पसंद क्या है? मॉल में सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? वो यही ढूंढते हैं, ठीक है। वो कब का है क्या है ये, अब देखो कुछ लोगों की स्लाइवरी ग्लैंड्स एकदम सक्रिय हो गई, कब का है क्या है कुछ पता नहीं। चलो जी, तो दो थ्योरी आती है इसमें, एक अहिंसो परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। दूसरी थ्योरी बोलती है जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। तो कौन सी थ्योरी अच्छी लग रही है आपको? अहिंसो परमो धर्मा या जीवो जीवस्य भोजनम? मध्यम मार्ग, बिल्कुल। चलो, एजिटेरियन इसका मतलब है, निप इन द बड, मतलब उसे पैदा होने से पहले ही खा जाओगी, एग, ठीक है। ऊन उत्पादन अगला, ऊन की प्राप्ति भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट और लामा आदि से होती है। उत्पादन की दृष्टि से भेड़ का ऊन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से संसार का सर्वोत्कृष्ट ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। किससे? अंगोरा जो है वो किससे? अंगोरा संज्ञा की बकरी से सुप्रसिद्ध ऊन मोहेर प्राप्त। ये आईएएस के क्वेश्चन है भाई, सुन लो। अंगोरा संज्ञा की बकरी, अंगोरा एक बकरी भी होती है, उसकी एक ऊन निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? मोहेर। क्या बोलते हैं? अब जाड़ों के समय शॉपिंग करने जाना, हर ऊन की चीज को ये बोल के बेचा जाता है कि अंगोरा है और ये मोहेर है और ये क्या है? पश्मीना है। शॉल खरीदने जाओगे तो लिखा होगा पश्मीना। पश्मीना बकरी है जो ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना भी किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से, भेड़ से नहीं। किससे? बकरी से। स्पेन मूल की किंतु सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में पाले जाने वाली मेरिनो भेड़ सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। जो मेरिनो भेड़ है उसका जो मूल निवास है वो कहाँ है? स्पेन में। और स्पेन से ले गए उपनिवेशवादी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है कौन? मेरिनो भेड़। सबसे ज्यादा ऊन निकलता है किसमें? मेरिनो भेड़ में। किसमें? अब भेड़ पालक थे वो लोग, तो उनकी जो, जैसे हमारे यहाँ वो होते हैं ना, औखाण बोलते हैं उत्तराखंड में, और हिंदी में बोलते हैं कि मुहावरे, लोकोक्तियां, वैसे वहां पर भी क्या होता है? लिटिल वूल एंड अ बिग क्राई, एक क्या है? इडियम है कि फ्रेज है? मतलब जब भेड़ को क्या करते हैं, उसका ऊन निकाल रहे होते हैं, तो वो इतना चिल्ला रही होती है जैसे मानो उसको जान से मार रहे होंगे। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, ऊन थोड़ी प्राप्त होती है लेकिन चिल्लाहट इतनी होती है कि पूरा जो इलाका है वो क्या, उसकी चिल्लाहट से क्या होता है? परेशान हो जाता है। तो तब उन लोगों ने एक कहावत बनाई, लिटिल वूल एंड अ बिग क्राई। और ये कहां पर बोला जाता है? इसको यूज करना चाहिए बोलने में, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, कि जैसे कोई बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है लेकिन बाद में रिजल्ट क्या? जीरो या बहुत कम है, तब बोला जाता है वहां पे लिटिल वूल एंड अ बिग क्राई। चिल्ला तो ऐसे रो तो ऐसे रहते मानो पता नहीं पूरा कमरा भर जाएगा, लेकिन क्या है?
ग्रेट क्राई है ना, मैंने कुछ ऐसा ध्यान आ रहा, मैंने लिटिल वूल एंड अ बिग क्राई, अलग अलग किताबें हो सकती है। चलो जी, स्पेन मूल की है मेरिनो भेड़, सर्वाधिक ऊन उत्पादक है, उत्तर प्रदेश पीसेस वाले पहले पूछ चुके हैं। ब्रिटेन की लिसेस्टर भेड़ सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है। सबसे लंबी ऊन कौन प्रदान करती है? ब्रिटेन की लिसेस्टर भेड़। शहतूत जो संसार का सर्वाधिक सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, चीन में पैदा होता है। कौन? शहतूत। यह तिब्बती एंटीलोप के बालों से प्राप्त किया जाता है, तिब्बती एंटीलोप के बालों से तैयार किया जाता है। यह आईएएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, तिब्बती एंटीलोप से प्राप्त होता है क्या? शहतूत, सबसे हल्का ऊन। अगला, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विश्व में क्रमशः शीर्ष ऊन उत्पादक राष्ट्र हैं। नंबर 1 पे आ गया भैया चीन, ऑस्ट्रेलिया को पीछे धकेल दिया उसने। पहले हम बचपन में पढ़ते थे ऑस्ट्रेलिया था नंबर 1 पे, अब कौन है? चीन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड। एक बार क्वेश्चन बना, न्यूजीलैंड में भेड़ पालने के लिए जो वो होते हैं ना, उनके बाड़े टाइप के, उन्हें क्या बुलाया था? स्टेशन। देखना जरा, चेक करना, बोलते हैं एनसीईआरटी में मिलेगा कहीं आपको। स्टेशन क्या है? अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में? ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में? भेड़ पालन केंद्रों को क्या कहा जाता है? स्टेशन। ऑस्ट्रेलिया में कि न्यूजीलैंड में? चेक करो। रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका भी महत्वपूर्ण ऊन उत्पादक देश हैं। भेड़ पालन के लिए शुष्क और शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें की छोटी घासें उगती हैं। जिसमें ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग बेसिन, मरे और डार्लिंग ये नदियां कहां पर हैं? आंसर ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग बेसिन, ये नदियां हैं मरे और डार्लिंग, उनकी बेसिन में मुख्यतः मेरिनो भेड़ पाली जाती है। कौन सी भेड़? सूत यानी धागा, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि ऊन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये आईएएस वालों ने बोला। सूत जो है वो सेलुलोज है, जबकि ऊन जो है वो प्रोटीन है। हमारा जो बाल है सिर पे, किसी के ज्यादा है किसी के कम है, तो जो बाल हैं वो भी क्या है? प्रोटीन है। क्या है? काइटिन। चेक करो, कैरेटिन। तो चेक तो करो, बालों से क्या प्राप्त होता है? चेक कर लो, बाल किसके बने होते हैं? हाँ जी, कैरेटिन। और त्वचा का रंग? मेलानिन। ये चीजें याद करके रखो भाई। सूत जो है वो क्या? धागा, जो कॉटन का जो है वो सेलुलोज है, सेलुलोज यानी कार्बोहाइड्रेट है, जबकि जो ऊन है वो क्या है? प्रोटीन। क्लियर हो गया? और भाई अभी आपने महंगे कपड़े नहीं देखे होंगे अभी ऊन के, 20-20 हजार के वो नहीं देखे आपने, दिखने में नॉर्मल सा, और कितने का है कि 20,000 का। अरे भाई क्या है इसमें ऐसा? तो पता चला कि ये भाई एंटीलोप के बालों से तैयार हो रखा है, और ये क्या? शहतूत है। क्या है? शहतूत। भाई ये कहाँ होता है? तो पता चला तिब्बती एंटीलोप के बालों से तैयार होता है। सबसे हल्की ऊन है की। क्या है? सबसे सुंदर, सबसे गर्म और सबसे हल्की ऊन। दिखने में स्वेटर होगी पतली, लेकिन पहन लोगे तो जो जैकेट्स आती है ना आजकल -5 डिग्री वाली, -10 डिग्री वाली, उससे भी ज्यादा गर्म होती है। ठीक है? बस कीमत किस चीज की है? वो बेचारे जो हमारे ऊपर लोग हैं, क्या बोलते हैं उनको, भेड़ बकरियां चराने वाले, वो भी बनाते हैं एक पूरा ऊपर से नीचे तक, लेकिन उसमें क्या है कि फिनिशिंग नहीं है। वो इतना गर्म होता है कि उसे पहन के आप बर्फ में सो जाओ, मरोगे नहीं। हो सकता है स्लीपिंग बैग के अंदर आपको ठंड लगे, उसके अंदर नहीं लगेगी, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं मिलती है। उसको फिनिशिंग कौन देते हैं? ये लोग देते हैं जिनके पास मशीन है, बड़े बड़े क्या है, वो फिर 20-20 हजार रुपए में बिकती है। वो आपके 1-2 हजार में मिल जाता है। क्या? ऊपर से नीचे तक कुछ सिलावा नहीं होता, ज्यादा हाथ निकले हुए होते हैं उसमें, है ना? क्या बोलते हैं उसको? पहुंचू तो बरसात में यूज करते हैं हम। वैसा ही होता है। ठीक है।
ठीक है भाई। मत्स्य उत्पादन के 3 शीर्ष राष्ट्र कौन है? प्रथम पे चीन आ गया भाई। चीन का समुद्र तट बहुत कम है, देख रहे हो समुद्र तट, देख रहे हो चीन का कितना है? इतना सा है, लेकिन फिर भी मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 पे आ गया। कैसे आया? पॉन्ड, तालाब वाली मछलियां ज्यादा क्या करता है? उत्पादित करता है। द्वितीय नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया। और तृतीय नंबर पे कौन है? भारत। तृतीय नंबर पे क्या है? भारत। ठीक है भाई। कुल मत्स्य उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र हैं, चीन, इंडोनेशिया, भारत। और मछली यानी एक्वाकल्चर फिशरीज उत्पादक राष्ट्र अगर मैं बोलूं तो नंबर 1 पे चीन है, नंबर 2 पे भारत है। पॉन्ड पर जो मछली पाली जाती है, 2 तरह की मछलियां होती हैं। अब जो नॉन वेजिटेरियन हो गए उन्हीं को पता होगा कि ये समुद्र की मछली है, और ये कौन सी मछली है? पॉन्ड की मछली है, तालाबों में पाली जाती है। और एक होती है समुद्र की मछली। समुद्र की मछली का अलग कंसेप्ट होता है, तालाब की मछली का अलग, नदियों की भी होती है। तो वैसे में भारत दूसरे नंबर पे। पूरा उत्पादक में अगर मैं बोलूं तो भारत तीसरे नंबर पे, लेकिन पौंड में चीन के बाद दूसरे नंबर पे कौन? भारत। मत्स्यन, मत्स्य एक नवीकरण संसाधन है। मछली का मांस, तेल और खाद्य बेहद महत्वपूर्ण है। इसके मांस में उच्च कोटि का प्रोटीन होता है। विश्व में चीन, इंडोनेशिया एवं भारत क्रमशः सर्वाधिक मछली उत्पादक राष्ट्र हैं। चीन, इंडोनेशिया और भारत। ठीक है। लेकिन जिन लोगों पर फैट ज्यादा है या जिन लोगों का वेट ज्यादा है, उन लोगों के लिए एक ही राय है कि सिर्फ वही खाएं जिसमें लीवर ना हो। ये पढ़ के ना खाएं कि इसमें उच्च कोटि का मांस होता है, प्रोटीन होता है। वही चीजें खानी चाहिए खासकर विद्यार्थियों को जिसमें लीवर नहीं होता है। लीवर किस में नहीं होता है? प्लांट्स में नहीं होता है। तो इसका मतलब आपने वनस्पति खानी है। क्या खानी है? बाकी इच्छा आपकी, भोजन के लिए मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं। जल की प्रकृति के आधार पर यह संसाधन 2 भागों में विभक्त किया गया है, ताजे पानी की मछलियां, खारे पानी की मछलियां। संसार में सर्वाधिक ताजे पानी की मछली यानी इनलैंड फिशरीज उत्पादन में भारत, चीन और के बाद द्वितीय स्थान पर है। भारत चीन के बाद, यानी चीन के बाद भारत है। कौन सा? ताजे पानी की मछलियां। संसार में लगभग 9 करोड़ टन मछली का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। यह उत्पादन विश्व के कुल आहार का लगभग 4% भाग की आपूर्ति करता है। जब हम खाद्य सुरक्षा पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां पर भी आपने एक चीज लिखनी है कि धरती में जो संसाधन है वो सीमित है। जनसंख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। जो जमीन है उस पर दबाव, जो खेती है उस पर दबाव पड़ रहा है। उस पर भी कितना उगा देंगे हम? कितनी हरित क्रांतियां लाएंगे? कितने एवरग्रीन रिवोल्यूशन लाएंगे? तो हमें सब्स्टिट्यूट के रूप में सी फूड्स पर निर्भर होना पड़ेगा आने वाले समय पर। किस पर? सी फूड्स पर। तो आपको पता है कुछ देश तो सी फूड पर ही चल रहे हैं। वहां पे आपको दाल चावल मिलेगा ही नहीं, मतलब सब्जी, हरी सब्जी, बैंगन का भरता और क्या क्या होता है भाई, बताओ कुछ। लौकी, तोरी, टिंडे चचिंडे नहीं मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा आपको? और अगर मिल भी गया तो कम से कम 5 गुना 10 गुना कीमत पर मिलेगा। और अगर आप नॉनवेज ढूंढने जाओगे तो नॉनवेज ही नॉनवेज, या तो सी फूड या फिर पोर्क या फिर बीफ या फिर मतलब ब्रेड के अंदर भी वही लगा के खा रहे हैं। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इतना पचा कैसे रहे। लेकिन फिजिकल करते हैं वो लोग। क्या करते हैं? दौड़ते भागते हुए। चलो, 9 करोड़ टन मछली का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। यह उत्पादन विश्व के कुल आहार का लगभग 4% भाग की आपूर्ति करता है। इतना हो गया। विश्व में मछलियों की लगभग 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रजातियों से भी क्वेश्चन पूछे किसने? यूपीएससी ने। जैसा उसने कहा हेरिंग पॉन्ड जिसको बोलते हैं। हेरिंग एक मछली होती है, कहां पाई जाती है? अटलांटिक ओशन में, इसलिए अटलांटिक ओशन को हेरिंग पॉन्ड बोलते हैं। इसमें अनुकूलन की अपार क्षमता पाई जाती है। यही कारण है कि ये विषुवतीय प्रदेश से लेकर ध्रुवों तक की नदियों से लेकर गहरे समुद्रों, हिमानियों के ठंडे जल तक में पाई जाती है। कौन? मछलियां। ऊपर बोला जाता है कि जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है वहां पर भी मछलियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि नीचे के जल का टेम्परेचर हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? ऊपर बर्फ है, कोई लेक है, जम गई, लेकिन फिर भी नीचे मछलियां क्या है? जीवित है। क्यों है? क्योंकि नीचे का टेम्परेचर कितना है?
4 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना क्लियर हो गया। यही कारण है कि ये विषुवत प्रदेश से लेकर ध्रुवों तक, नदियों से लेकर गहरे समुद्रों तक, हिमानियों से ठंडे जल तक पाई जाती है। समुद्री तटवर्ती प्रदेशों में यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। विश्व में पकड़ी जाने वाली मछलियों का लगभग 84% समुद्र के खारे जल से प्राप्त होता है। मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है? नंबर 1, छिछला समुद्र। बहुत गहरा नहीं होना चाहिए। छिछला मतलब गहराई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अधिकतर जो मत्स्यन होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पर होता है। किस पर होता है? महाद्वीपीय मग्न तट पर होता है। महाद्वीपीय जब हम जमीन से सागर की तरफ जाते हैं ना, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री जिसका स्लोप होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है। क्या आता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद अगाध सागरीय मैदान, यानी धरती पर उतने बड़े मैदान नहीं है जितने महासागरों के नीचे हैं। अगर उनका जल सुखा दिया जाए तो पता नहीं कितने बड़े बड़े मैदान निकल के आएंगे। तो अगाध सागरीय मैदान, और उसके बाद बोलते हैं ट्रेंच। ये पढ़ने के लिए बोलते हैं। ट्रेंच हो सकता है कि आपका बिल्कुल कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद भी हो सकता है। इसके बाद, और कॉन्टिनेंट की सीमा कहां पर खत्म होती है? कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां पर खत्म होता है वहीं पर उसकी सीमा भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। कॉन्टिनेंट की सीमा वहां पर खत्म नहीं होती जहां पर पानी टच कर रहा है। कहां पर खत्म होगी? कॉन्टिनेंटल स्लोप के नीचे। ठीक है, चलो जी। तो छिछला समुद्र होना चाहिए। प्लैंक्टन्स होने चाहिए भाई। प्लैंक्टन्स पौधों की प्रचुरता होनी चाहिए। हमने पढ़ा भी है कि भैया वो न्यू फाउंडलैंड के पास क्या होता है? लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मिलती है। मत्स्यन उद्योग बड़ा उन्नत है वहां पर। क्यों है? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट उनके लिए प्लैंक्टन्स लेकर जाती है। मछलियों का भोजन होता है प्लैंक्टन्स। तीसरा क्या होना चाहिए? ठंडी और गर्म धाराओं का संगम होना चाहिए। तो लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम जहां पर मिलेगी तो ठंडी और गर्म जल धारा जहां पे मिलेगी तो वहां पर क्या होगा? चौथी जो स्थिति है वो है प्रशीतन व्यवस्था तथा द्रुतगामी यातायात की सुविधा। मत्स्य संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो 5 पढ़ने हैं आपने। कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। प्रशांत महासागर का, प्रशांत बोलते हैं पैसिफिक को, पैसिफिक ओशियन का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। दूसरा है प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तीसरा है अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। चौथा है अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और पांचवा है दक्षिणी प्रशांत। पांचवा है दक्षिणी प्रशांत। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ लेता हूं, बता देता हूं। प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यह क्षेत्र उत्तर में बेरिंग सी से लेकर, बेरिंग स्ट्रेट याद है? चुक्सी सी, बेरिंग सी के बीच में बेरिंग स्ट्रेट, अलास्का और रूस के बीच में ये यहां पर, ये इधर बेरिंग सी। यह क्षेत्र उत्तर में बेरिंग सी से लेकर दक्षिण में फिलीपींस सागर तक फैला हुआ है। यह संसार का सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र, लगभग 26.92%। तो सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आंसर प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं? संपूर्ण मत्स्यन का लगभग 26.92, यानी 27 समझ लो एक तरह से। इस क्षेत्र में महाद्वीपीय निमग्न तट पर क्यूरोशियो गर्म धारा और ओयाशियो ठंडी धारा आपस में मिलती है। गर्म तथा ठंडे जल का यह मिश्रण होन्सू तट के पास प्लवक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करता है। होन्सू क्या है? जापान के आइलैंड का नाम है। होन्सू, होकाइडो, क्यूशू, शिकोकू। सबसे बड़ा आइलैंड जो जापान का वो कौन सा? होन्सू। उसके बाद कौन है? होकाइडो। उसके बाद कौन है? क्यूशू। उसके बाद कौन है? शिकोकू। ठीक है, तो होन्सू तट के पास, किसके पास भाई? होन्सू तट के पास प्लवक मतलब प्लैंक्टन्स, प्लवक मतलब प्लैंक्टन्स विकास के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करता है। प्लैंक्टन्स होंगे तो मछलियां अपने आप आएंगी। जहां भोजन होगा तो वहां क्या होगा? मछलियां होंगी। ठीक। जापान के अतिरिक्त रूस, चीन, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड आदि में इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ की प्रमुख मछलियां कौन कौन सी हैं? हेरिंग, सामन, कॉड। ये तो दवाई भी खाते होंगे आप, कॉड लिवर ऑयल खाते हो? डॉक्टर ने दी है कभी?
डॉक्टर्स को देखा होगा आपने, बीच बीच में एक टैबलेट बिना पानी के भी खा जाते हैं। स्किन बड़ी चमकदार होती है डॉक्टर्स लोगों की, क्यों होती है? बाल बड़े सुंदर से होते हैं, बेजान नहीं होते उनके बाल। हाँ? खाना कम खाते हैं डॉक्टर्स, हमारी तरह नहीं खाते हैं कि 4 फुलके खा लिए, 1 फुलका खाते हैं पूरे दिन भर में, 2 फुलके खा लिए ज्यादा। फुलके मतलब रोटी। चावल हमारी तरह नहीं खाते हैं, पहाड़ियों की तरह दाल भात खा रहे जी, हल्के से चावल खाते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कितना खाना है। साथ में कॉड लिवर ऑयल खाते हैं। क्या खाते हैं? तो कॉड के लिवर से जो ऑयल निकलता है उसी को बोले कॉड लिवर ऑयल। बिल्कुल, ओमेगा 3। और किस काम आता है ओमेगा 3? शरीर को क्यों चाहिए ओमेगा 3? और अभी तो ब्लड टेस्ट कराना, डेफिशिएंसी निकलेगी विटामिन डी की आप लोगों की। क्या निकलेगी? हाथ पैरों में दर्द हो रहा होगा आजकल, दरोगा के लिए जो भाग रहे होंगे, हो रहा है? हाँ, तो सैसे मिलते हैं विटामिन डी के, वो पी लो, दर्द खत्म हो जाएगा। विटामिन डी के सैसे मिलते हैं, हफ्ते महीने में 4 पीने पड़ते हैं। एक सैसे एक दिन, अब 1 हफ्ते बाद फिर एक सैसे। विटामिन डी बोलते हैं कि सूरज से जो सुबह की धूप होती है उससे प्राप्त होता है, लेकिन क्योंकि आप लोग घर के अंदर ही हो, बाहर नहीं जा रहे हो, इस समय इंस्टीट्यूट का टाइम है, धूप मिली नहीं आपको, विटामिन डी डेफिशिएंसी लगभग सभी में है, भारतीयों में, खासकर महिलाओं में। असूर्य पश्चा मतलब जो सूर्य नहीं देखती हैं। प्राचीन काल में उच्च कुल की महिलाओं को कहा जाता था असूर्य पश्चा, मतलब जिन्हें सूर्य के दर्शन नहीं होते, क्योंकि बाहर निकलती नहीं थी, महलों में रहती थी। कॉड हो गया। सार्डाइन एक मछली होती है। हैलीबट, नेशनल ज्योग्राफी देखा करो ना भाई, उसमें वो फिशिंग वाले वो पकड़ते हैं, मारते नहीं है, खाते नहीं है, वो पकड़ते हैं, उसको तोलते हैं, बहुत महंगा स्पोर्ट है वो। सबसे महंगा जो खेल है इस समय वो फिशिंग का है। तो उसमें कुछ नहीं, मारना नहीं है, उसमें क्या करना, अलग अलग प्रकार के कांटे होते हैं, लाखों के, तो वो उनके वो वही होते हैं, रॉड जो होती है। फिर वो पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद वो छटपटाती है मछली, उसको जल्दी से तोलते हैं, उसके बाद उसका वो हानि नहीं पहुंचाते हैं उसको, ये वाला कांटा नहीं होता है, दूसरा होता है, उसका कांटा वो निकालते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, तो उनको खुशी मिलती है, आत्मिक खुशी। क्योंकि बाई बर्थ जो है वो क्या है, मनुष्य जो है वो मांसाहारी है, स्टिंक्ट जागती है उसकी, मछली जब तड़पती है तो खुशी होती है उसको, क्या। लेकिन साथ में क्योंकि वो सभ्य समाज का वो है, तो उस खेल में कहा गया कि मछली को खाना नहीं है, मारना नहीं है, उसको फिर दोबारा क्या करना वहीं पर। तो नेशनल ज्योग्राफी में देखा करो, ये सब दिखेंगे आपको। हैलीबट, ट्यूना, ये तो कोरिया चले गए अगर आप, ये तो कच्ची खाते हैं टूना फिश, ट्यूना, कोल्ड वाटर फिश है टूना। भाई मैंने तो देखी नहीं ना, मैंने खाई, पर मैंने क्योंकि कोरियंस बच्चे पढ़ाए तो वो लोग खाते थे टूना। क्या खाते थे? और कच्ची खाते थे, हल्का सा सॉल्ट डाल के कच्ची खा लेते थे। उनके डब्बे बंद आते थे ना कोरिया में। हाँ, मतलब साउथ कोरिया के जो बच्चे आते थे यहाँ पर, वो अपना डब्बा लेके आते थे, उसमें वो नमक डालना, उन्होंने वैसे ही खा जाते थे। हैलीबट, टूना, उसके बाद वोनिटो, सोल, मैकरल, मैकरल बड़ी फेमस मछली है भाई। कौन सी? मैकरल, सैलफिश, कैटलफिश इत्यादि। इसमें जो 5, पहली जो 5 बताई मैंने, हेरिंग, सामन, कॉड, सार्डाइन, हैलीबट, ये उत्तरी ठंडे सागरों में मिलती है। और बाकी जितनी मैंने बताई, कौन सी? टूना, वेनिटो, सोल, मैकरल, सेलफिश और कैटलफिश, ये दक्षिणी भाग में मिलती है। कहां मिलती हैं? उसके बाद दूसरा क्षेत्र है प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यह क्षेत्र अलास्का से कैलिफोर्निया तट के साथ साथ फैला है। इस क्षेत्र में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका मत्स्यन करते हैं। विक्टोरिया, वैंकूवर, पोर्टलैंड, प्रिंस रूपर्ट, सिएटल इस क्षेत्र में प्रमुख केंद्र हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख मछली कौन सी है? सामन। कौन सी है? सामन, जो नदियों में जन्म लेती है और लगभग 3 वर्ष रहकर गहरे समुद्रों में चली जाती है। जो जितना ट्रेवल करेगी मछली, वो उतनी पौष्टिक होगी, वो उतनी अच्छी होगी। मतलब जो पौंड में ही है बेचारी, कूप मंडुक टाइप, तो वो उस पे उतनी वो नहीं, उसका मांस वैसा नहीं होगा। जो झरने में ऊपर जाकर क्या करती होगी, उछल उछल कर, जहां पे भालू बैठा होगा, भालू भी वहीं पर बैठता पकड़ने के लिए, देखा है?
उसको ही पता है कहाँ बैठना है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब मछलियां नीचे से कहाँ जाती हैं, नदियों की तरफ जाती हैं, तो वो जितना क्या करेंगी, वर्कआउट करेंगी, उतनी पौष्टिक होंगी। इसीलिए जितने भी डैम बनाए जाते हैं, आप जाना, ये जो नीचे आपका क्या है, क्या बोलते हैं इसको, बैरेज, बैरेज में देखना एक पर्टिकुलर एक जगह ऐसी होगी जहां से हर समय पानी जा रहा होगा, एक नहर सी बना रखी होगी उन्होंने डैम के बीच में, वो मछलियों के लिए होती है। किसके लिए? नीचे की मछलियां ऊपर जाती हैं। ठीक है, कहां तक पहुंचे? विक्टोरिया, वैंकूवर, पोर्टलैंड, प्रिंस रूपर्ट, सिएटल इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख मछली सामन है, जो नदियों में जन्म लेती है, लगभग 3 वर्ष रहकर गहरे समुद्रों में चली जाती है। इस क्षेत्र की दूसरी मछली हैलीबट है। विश्व की 50% हैलीबट मछली प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से ही प्राप्त की जाती है। इससे तेल निकाला जाता है। इस प्रदेश में मिलने वाली जो अन्य मछलियां वो है हेरिंग, पिलकार्ड, ट्यूना, कॉड और सार्डाइन। कौन सी? कॉड, और कॉड तो मैंने बता दिया, कॉड लिवर ऑयल, ये तो इसीलिए दवाइयों में काम आती है। अगला तीसरा जो क्षेत्र है वह अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। यह क्षेत्र लॉन्ग द्वीप से न्यू फाउंडलैंड के मध्य स्थित है। यहाँ पर चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा निमग्न तट है, जिसमें कई बैंक स्थित हैं। समुद्र के छिछले जल के क्षेत्र को बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा ग्रैंड बैंक क्या है, तो पहला ऑप्शन उसने दिया अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक, वो नहीं है भाई। उसमें आंसर होना था मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो न्यू फाउंडलैंड के पास है। कहां पर? जहां पर गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट बह रही है। तो कौन कौन से बैंक है? ग्रैंड बैंक है, जॉर्ज बैंक है, सेबल बैंक है, सेंट पीरी बैंक है, बैंक्वेरी बैंक है, लाहेव बैंक है। यहाँ के प्रसिद्ध बैंक है। कहाँ के? अटलांटिक महासागर का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहां पर ग्रैंड बैंक है, उसके अगल बगल के बैंकों के नाम बता रहा है वो। कौन कौन से? ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, ये राजाओं के नाम पे रखते हैं ना, जॉर्ज बैंक, सेबल बैंक, सेंट पीरी बैंक, या संतों के नाम पर रखेंगे। इनके यहां संतों को सेंट बोलते हैं, सेंट वैलेंटाइन। कब होता है उनका जन्मदिन? सेंट वैलेंटाइन का जन्मदिन कब होता है? 14 फरवरी होता है। और हमारे यहाँ संत बोलते हैं, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? कब होती है शंकराचार्य जयंती? सोचने से भी नहीं समझ पाओगे कब होती है, क्योंकि यहाँ के संतों का क्या, हमने बाहर के सेंटों का तो सम्मान कर लिया, उनकी बात तो मान ली, अपने संतों की बात नहीं सुनी। चलो, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, सेबल बैंक, सेंट पीरी बैंक, बेक्वरली बैंक, लाहे बैंक यहाँ के प्रसिद्ध बैंक है, जिनका सम्मिलित क्षेत्र 64,000 वर्ग किलोमीटर है। इनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक है, दूसरा जॉर्ज बैंक है। ये आईएएस में पूछा जा चुका है। इस क्षेत्र में दक्षिण में आने वाली गर्म गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में आने वाली ठंडी लैब्राडोर से मिल जाती है। प्लवक उत्पादन के लिए अति अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है। अधिकांश मछलियां नोवा स्कॉटिया तथा न्यू फाउंडलैंड के तटीय क्षेत्र से पकड़ी जाती है। नोवा स्कॉशिया या नोवा स्कॉटिया यहीं पर पड़ता है आपका, न्यू फाउंडलैंड के पास। कहां पर? ये रहा न्यू फाउंडलैंड। अरे कहां गया? ये रहा न्यू फाउंडलैंड, यहां पर, इधर। ठीक है। चौथा क्षेत्र है अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसका विस्तार आर्कटिक वृत्त से उत्तर में यूरोपीय तट के साथ साथ दक्षिण में भूमध्य सागर की सीमा तक है। यहां उत्तरी सागर का डॉगर बैंक। अब डॉगर बैंक कहां मिलेगा आपको? यूरोप के ऊपर जाना पड़ेगा आपको, नॉर्थ सी में। कहां पर? नॉर्थ सी में डॉगर बैंक सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है। यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम मछली पकड़ने वाले मुख्य देश हैं। नॉर्वे इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण देश है। हैरिंग तथा कॉड इस क्षेत्र की 2 प्रसिद्ध मछलियां हैं। विश्व का 65% कॉड मछली इस क्षेत्र में पकड़ी जाती है। नेशनल ज्योग्राफी देखना, नॉर्थ सी में ये जो डॉगर बैंक है, इस पर मछली पकड़ी जाती है। बड़ा ही अशांत सागर है। संसार का सबसे अशांत सागर कौन? नॉर्थ सी। और उस नॉर्थ सी पे ये लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। और कौन सी मछली पकड़ते हैं? कॉड और हैरिंग। कॉड और, लेकिन मैंने देखा नेशनल ज्योग्राफी में इनके भी सिद्धांत हैं। जाल में जब बड़ी छोटी मछलियां आती हैं, उनको पकड़कर फिर डाल देते हैं उसमें। कारण बच्चों को नहीं पकड़ते, वो बड़ी होंगी तब प्रॉफिट मिलेगा उनको, है ना।
अगला 5वां क्षेत्र है दक्षिणी प्रशांत का पेरू तट। दक्षिणी प्रशांत का, प्रशांत बोलते हैं पैसिफिक। दक्षिणी गोलार्ध में मत्स्य उद्योग का एकमात्र क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। यह उष्ण क्षेत्र में स्थित है। पेरू तथा चिली इसकी प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। यहाँ नीचे से ठंडा जल निकलता है जिसमें मछलियों के लिए भरपूर आहार होता है। अब भारत भी तेजी से मुख्य मछली उत्पादक देश बनता जा रहा है। इसके संपूर्ण तट पर व आंतरिक भागों में पर्याप्त मछली पकड़ी जाती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत 12,386 हजार टन मछली का उत्पादन करके संसार में कुल मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर और जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर से मछली उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार 2019-20 में मत्स्यिकी क्षेत्र का योगदान कृषि जीवीए में 7.28% था, जबकि देश के कुल जीवीए में इसका योगदान 1.24% था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर बताया गया है, जिसका वैश्विक उत्पादन लगभग 7.5% का योगदान है। तो ये आपने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखना है, 23-24 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है, 24-25 वाला, ठीक है। चलिए जी, इसमें इतना। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा विश्व के प्रसिद्ध खनिज संसाधन।